विजयादशमी, ये उत्सव इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन में असत्य के ऊपर सत्य की जीत हुई थी। मैं आशा करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि हम लोग बहुत जल्दी ये जो ग्लोबल वार्मिंग रूपी जो राक्षस है उसको बहुत जल्दी हम लोग खत्म करें। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। आज की टॉपिक, उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। तो कैसे तैयार होती है बिजली? दोस्तों, ये संसार में जो कोई चीज है ना, वो बनती है मूल द्रव्य से। और उस मूल द्रव्य का सबसे छोटा कण, कोई भी चीज हो तो उसका सबसे छोटा कण जिससे बनता है उसको कहते हैं एटम। अब ये एटम क्या होता है? तो एटम में तीन मूलभूत चीजें होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज वाला होता है प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज वाला होते हैं इलेक्ट्रॉन, और जिसपे कोई चार्ज नहीं होता वो होता है न्यूट्रॉन। तो जैसे पूरी अपनी जो सूर्यमाला है, उसमें क्या होता है कि सूरज बीच में है और उसके बीचों इसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। वैसे ही इतनी बड़ी सूर्यमाला की रचना वो छोटे से एटम में भी होती है। सेंटर में वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और उसके आजू बाजू ये इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ये जो रचना है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज के और पॉजिटिव चार्ज के प्रोटॉन, ये एक दूसरे के प्रति जब मूवमेंट करते हैं तभी बिजली, तभी ऊर्जा का निर्माण होता है। इलेक्ट्रिसिटी, ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, इसकी शुरुआत ही हुई है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से तैयार होने वाली बिजली या ऊर्जा, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। दुनिया के जितने भी महान वैज्ञानिक हैं उसमें से एक, उनका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। इन्होंने इस बिजली की शुरुआत की, इनकी खोज की, अन्वेषण किया। दोस्तों, इनकी खुद की जो जिंदगी है वो बहुत ही ज्यादा रोचक और बहुत इंस्पायरिंग है। अपने माता पिता को, वो सातवें पुत्र थे, आखिरी, और उन्होंने ये स्कूल जा ही नहीं पाए। सिर्फ कुछ महीने के लिए वो स्कूल में गए, बाद में पूरी तरह से इन्होंने कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया। इन्होंने अपनी बचपन में ही वो ट्रेन में अखबार बेचते थे, चीजें बेचते थे और गुजारा करते थे, माँ बाप को देते थे। वही एक बच्चे की उन्होंने जान बचाई और उनको वहां नौकरी मिल गई। वहां ट्रेन के यहाँ उनका काम था कि संदेश एक जगह से दूसरी जगह टेलीग्राफ से पहुंचाना। इनको 13 साल की उम्र में ऐसी बीमारी हो गई कि जिसकी वजह से ये बहरे हो गए। अब वो बहरे होने के बाद कैसे स्ट्रांगली मैं मैसेजेस वहां पहुंचाऊं, इस पर उन्होंने बहुत Recording in इतने progress. पेटेंट के नाम के ऊपर। इसके अलावा जो टेलीकम्युनिकेशन, जो टेलीफोन की जो हम लोग बात करते हैं, टेलीफोन में भी 34 यानी 34 इतने पेटेंट इनके नाम के ऊपर है। तो देखा आपने, हम लोग हमेशा देखते हैं कि कितने सारे जब कोई समस्या जिंदगी में आती है तो हमको लगता है ये समस्या मेरे साथ ही क्यों हुई। अगर ये समस्या नहीं होती थी, ये प्रॉब्लम नहीं होता तो शायद मेरी तरक्की और होती थी। लेकिन ये ऐसे लोग होते हैं कि जो कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा हो मैं बहरा हुआ, कि जिसकी वजह से मैं पूरा फोकस कर पाया अपने काम के ऊपर और मेरा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। तो दोस्तों, ये वो जनाब है कि जिन्होंने इस इलेक्ट्रिसिटी की खोज की। तो सब दुनिया की ये जो हमारी हिस्ट्री है उसमें दो औद्योगिक क्रांति हुई है। एक पहली औद्योगिक क्रांति और दूसरी औद्योगिक क्रांति। पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई 1760 से लेके 1840 तक। अभी इस औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? तो सबसे अहम खोज जिसकी वजह से ये क्रांति, ये रेवोल्यूशन शुरुआत हुई, उसका नाम था ये बाफ का इंजन, बाफ की शक्ति। हाँ दोस्तों, इस बाफ के इंजन के साथ एक नया
औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई। इसी एरा में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई। इसी एरा में आयरन एंड स्टील वो इंडस्ट्री बड़ी हो गई। और दूसरी जो औद्योगिक क्रांति हुई उसकी शुरुआत हुई 1870 से लेके जब पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तब तक। ये पूरा कालखंड है, उसमें दूसरी औद्योगिक क्रांति हुई। इसको टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन या खोज हुई वो इसी कालखंड में हुई। लेकिन इस दूसरी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किससे हुई? तो वो थी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ दोस्तों, इस इलेक्ट्रिसिटी के बाद बहुत अहम, बहुत फास्ट ग्रोथ इस औद्योगिक चीज की हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन की हो गई। इसमें बड़े बड़े जो मशीन टूल जो आज हम लोग देखते हैं उसकी खोज तभी हुई। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर भी तभी चालू हुआ। ये पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल, केमिकल्स, इस सब की शुरुआत ये दूसरे औद्योगिक क्रांति में। आज की तारीख में अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, तो ये जीवनावश्यक चीज बन चुकी है। और जीवनावश्यक है, मैं सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक परिवार के लिए नहीं कह रहा हूं, हर देश के लिए ये जीवनावश्यक, ये सबसे अहम ऐसी चीज बन चुकी है। क्यों? क्योंकि आज बिजली के ऊपर हर कुछ, यानी तरक्की, विकास, औद्योगिक विकास, वहां का एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, सब कुछ उस बिजली के ऊपर निर्भर है। यानी दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं उसका अगर हम लोग वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन करें, विकसित देश और विकसनशील अविकसित देश, तो एक सिंगल क्राइटेरिया अगर आप देखोगे तो वो सिंगल क्राइटेरिया है ऊर्जा। जो देश ऊर्जा में स्वयं पूर्ण है वो विकसित बन चुके हैं, और जो देश ऊर्जा में स्वयं पूर्ण नहीं, जैसे भारत बहुत सारी ऊर्जा बाहर से हम लोग मंगाते हैं, तो ये हम सभी देश उस विकसनशील देशों के पंक्ति में है। दोस्तों, हर देश कोशिश करता है कि कैसे वो अपने इस देश को ऊर्जा में पहले स्वयं पूर्ण करे, ताकि ये सभी चीज यानी एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके औद्योगिक जो विकास करना है, ये सभी उसके लिए इस ऊर्जा की जरूरत होती है। हमारे देश में ऊर्जा की शुरुआत, बिजली की शुरुआत हुई कलकत्ता में। दुनिया का तीसरा ऐसा शहर था कलकत्ता कि जहां बिजली की शुरुआत हुई 1879 में, यानी 1879 में। लगभग ऑलमोस्ट 3 साल के बाद उसकी शुरुआत बॉम्बे में हुई और बाकी के शहरों में हुई। अंग्रेजों ने हर उस सिटी को उस इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के लिए एक कंपनी की स्थापना की। जैसे बॉम्बे हो गया तो बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, कलकत्ता हो गया तो कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, और ये सभी कंपनियों का जो हेड ऑफिस था, जो रजिस्ट्रेशन था, वो होता था लंदन में। और ऐसा करके धीरे धीरे पूरे देश में बिजली की शुरुआत हो गई। एक बार आजादी मिलने के बाद हमारे सरकार ने भी पूरी कोशिश की कि हम इस बिजली में स्वयं पूर्ण हो। हमारे यहाँ कुदरत ने नेचुरली बहुत कुछ रिसोर्सेज दिए हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी नदियां हैं, तो इस नदियों के ऊपर बहुत बड़े बड़े जल विद्युत प्रकल्प बनाए गए। दोस्तों, उन दिनों जब ये हाइड्रो प्रोजेक्ट या जल विद्युत प्रोजेक्ट बनाए गए, वो दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक थे। उसके साथ भारत सरकार ने कई सारे औष्णिक केंद्र बनाए जिससे बिजली की तैयारी की, परमाणु केंद्र बनाए जिससे बिजली की शुरुआत की, और इस तरह से हम लोग बिजली की तरफ आगे बढ़े। आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो हमें हमारे देश में जो बिजली तैयार होती है वो कहां से आती है? तो लगभग 75% जो बिजली है वो आती है थर्मल यानी औष्णिक केंद्रों से। लगभग 11, 11.5 से 12% तक जो बिजली आती है वो आती है जल विद्युत हाइड्रो पावर की वजह से। लगभग 4.5 से 5% जो ऊर्जा है वो आती है पवन ऊर्जा से। लगभग 3.5 से 4% जो ऊर्जा है वो आती है सोलर यानी सौर ऊर्जा से, और लगभग 3.5 से 4% ऐसी ऊर्जा है जो आती है परमाणु ऊर्जा के साथ। दोस्तों, अभी इस चीज में हम ये देखेंगे कि कैसे ये सब जो सोर्सेस है उससे हमें बिजली मिलती है। तो नंबर 1 शुरुआत करते हैं थर्मल पावर। जैसा हमने कहा कि हमारे देश में 75% जो बिजली आती है वो थर्मल पावर यानी औष्णिक ऊर्जा केंद्रों से। अब इस औष्णिक ऊर्जा केंद्र में क्या होता है? तो औष्णिक ऊर्जा केंद्र में पानी को उबाला जाता है, उसकी वाफ की जाती है, और वो वाफ से ये टरबाइन
चलाए जाते हैं और ऊर्जा तैयार की जाती है। पूरी दुनिया में भी अगर आप देखोगे तो लगभग 80% तक है, 75% टू 80% ये जो पूरी पूरी ऊर्जा बनती है वो औष्णिक केंद्रों से ही बनती है। अब इस पानी का वाफ करने के लिए हमारे देश में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड खनिज ईंधनों का इस्तेमाल किया जाता है। अभी खनिज ईंधन यानी क्या, तो ये कोयला, नेचुरल गैस, ये दो प्रमुख चीजें, लेकिन उसके साथ डीजल और बाकी की चीजें भी जलाई जाती है। दोस्तों हमारे देश में अगर आप देखोगे तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल सोर्स है कि जिसकी वजह से ये औष्णिक केंद्र चलते हैं, जिसकी वजह से पूरी हमारी जो बिजली जो हम लोग बनाते हैं, सबसे ज्यादा अगर किसका कंट्रीब्यूशन है तो वो है कोयला। सबसे ज्यादा कोयले से ये बिजली बनाई जाती है और इसका कारण ही है क्योंकि कोयला पूरे देश में सभी जगह उपलब्ध हो सकता है, वो काफी सस्ता होता है बाकी के कंपैरिजन में, और वो कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन करना इसका आसान होता है। इसलिए आप देखोगे तो बहुत सारे ये मैक्सिमम औष्णिक केंद्र वो चलाए जाते हैं कोयले के ऊपर, और थोड़े से हैं जो नेचुरल गैस के ऊपर चलाए जाते हैं। दोस्तों हमारा देश अगर आप देखोगे तो हमारे देश में जितना कोयला है, हम पूरी दुनिया में 5वें स्थान के ऊपर है, जितना जो कोयलों का रिजर्व हमारे पास है। लेकिन कोयला निकालने का, कोयले का प्रोडक्शन अगर आप देखो कि कितना कोयला हम लोग जमीन से निकालते हैं, उसमें हम लोग दूसरे स्थान के ऊपर है। कितना कोयला हम लोग इस्तेमाल करते हैं देश करके, तो उसमें हम लोग दूसरे स्थान के ऊपर है। पहले स्थान पे है चाइना। लेकिन इसी कोयले को अगर आपको सुन के ताज्जुब होगा, लेकिन लगभग 30% कोयला हम लोग बाहर से मंगाते हैं। क्या जरूरत है बाहर से कोयला मंगाने की, क्योंकि जो कोयला हमारे यहां मिलता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम है। ये जो कोयला होता है उसके 3 प्रकार होते हैं। सबसे अच्छा क्वालिटी का, जो सबसे ज्यादा जलता है, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू देता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा इसकी मिलती है, उसको बोलते हैं एंथ्रासाइट क्वालिटी का कोयला। दूसरे स्थान पे जो आता है उसका नाम है बिटुमिनस, और तीसरे स्थान के ऊपर जो कोयला होता है उसको कहते हैं लिग्नाइट। अभी लिग्नाइट ये जो कोयला है वो जलता कम है और ज्यादा राख छोड़ता है, बहुत कम कैलोरीफिक वैल्यू उसकी होती है। हमारे देश में सबसे ज्यादा ये लिग्नाइट क्वालिटी का ही कोयला मिलता है। इसलिए जो जहां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है उसके लिए ये सबसे अच्छे क्वालिटी का कोयला हम लोग बाहर से मंगाते हैं। बाहर के देश जैसे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहां से हम लोग ये 30% कोयला मंगाते हैं जो अच्छे क्वालिटी का होता है। और ये कोयले का अगर आप देखोगे तो लगभग बाहर का जो कोयला मंगाते हैं हम लोग, उसमें से $6 बिलियन यानी लगभग 50,000 करोड़ सालाना हमारे आज की उसका खर्च है। और जो कोयला आज हम लोग यहाँ हमारे देश में इस्तेमाल करते हैं उसका अगर मार्केट वैल्यू आप पकड़ेंगे तो लगभग 1 लाख करोड़ का कोयला घर का, और बाहर का लगभग 50,000 करोड़ का कोयला आज हम लोग इस बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज की तारीख में पिछले 7-8 दिन से अगर आप देख रहे होंगे तो एक न्यूज सब जगह छाई है कि हमारे देश में इस औष्णिक ऊर्जा केंद्र में कोयले का संकट गहरा बन चुका है। कोयले का संकट आज हमारे सामने है। वो क्या है वो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। दूसरी जो पावर है, जो सोर्स है, वो है न्यूक्लियर पावर, वो है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा जैसे मैंने कहा कि लगभग 3.5% ऊर्जा वो परमाणु ऊर्जा से आती है। तो क्या है ये परमाणु ऊर्जा? दोस्तों आपने परमाणु बम का नाम सुना है? दूसरा विश्व युद्ध जब शुरू हुआ, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ इस परमाणु बम की वजह से। अमेरिका ने 2 परमाणु बम डाले जापान के ऊपर, और जिसकी वजह से पूरा जापान तबाह हो गया। सिर्फ 2 परमाणु बम, और उसी परमाणु बम से जो ऊर्जा तैयार हो सकती है उसको कहते हैं हम लोग परमाणु ऊर्जा। और कैसे होती है ऊर्जा? तो जैसा मैंने कहा कि हर मूलद्रव्य, हर जो चीज इस संसार में है वो बनती है उस एटम से। अंदर बीच में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन, और उसके आजू बाजू घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। जब भी आप इस इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को दूर जगह अगर इनको अलग करते हो, यानी इस पूरी जो व्यवस्था संसार की है उसको आप डिस्टर्ब करते हो, तो बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा तैयार होती है। यानी एक तो आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अलग करो, नहीं तो उनको पास में आओ,
दोनों भी प्रक्रिया में बहुत बड़ी ऊर्जा तैयार होती है। इसको ही कहते हैं परमाणु ऊर्जा। ऊर्जा कितनी है तो आपको सुन के ताज्जुब होगा, लेकिन ये जो पूरे हमारे संसार को चलाने वाली ऊर्जा कौन सी है? सूरज की ऊर्जा। उस सूरज की ऊर्जा कैसे तैयार होती है, कहां से आती है सूरज में ये ऊर्जा? तो सूरज में हर मिनट, हर सेकंड ये परमाणु बम तैयार हो रहे हैं। हर सेकंड वहां हाइड्रोजन बम फटते हैं, और जिसकी वजह से इतनी ऊर्जा तैयार होती है कि हमारे पृथ्वी के ऊपर पूरी ऊर्जा वहां से आती है। तो यह है परमाणु। दोस्तों, हम चाहते हैं तो जितनी भी हमें ऊर्जा चाहिए, इसका अनलिमिटेड सोर्स हो सकता है परमाणु ऊर्जा। जितनी भी किसी भी देश को चाहिए उतनी ऊर्जा का निर्माण हो सकता है परमाणु ऊर्जा से। हमारे देश में भी आज लगभग 23 रिएक्टर है, जिसमें छोटे से लेवल पे ये परमाणु के बम यानी वो प्रक्रिया न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, और हम लोग उससे ऊर्जा तैयार करते हैं। और 10 रिएक्टर को हम लोग उसमें ऐड करने वाले हैं, ताकि लगभग 8000 मेगावाट इतनी ऊर्जा हम लोग इस न्यूक्लियर से तैयार कर सके। तो क्यों नहीं सभी देश इस न्यूक्लियर ऊर्जा की तरफ जाते हैं? क्योंकि इतनी अनलिमिटेड इतनी ऊर्जा इससे तैयार हो सकती है। तो दोस्तों, इसका कारण है इसका भयंकर विनाश करने की इसकी शक्ति। आप सोच नहीं सकते, लेकिन 80 साल पहले अमेरिका ने जो बम जापान के ऊपर डाले, आज भी उसके रेडिएशन की वजह से, उस बम की वजह से आज भी यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको बहुत सारे डिसीजेस होते हैं, बीमारियां होती हैं। आज भी ऐसे कई सारे लोग हैं कि जो कैंसर से जूझ रहे हैं, और वो कैंसर हुआ इसलिए ताकि वो 80 साल पहले उन्होंने परमाणु बम डाले थे। तो क्या आप सोच सकते हैं, अगर जरा भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो पूरी वो आपकी जगह पूरा सब कुछ विनाश हो सकता है। 10 साल पहले ऐसे ही एक दुर्घटना, एक एक्सीडेंट जापान में हुआ था। तो पूरी दुनिया का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो पूरी दुनिया इस न्यूक्लियर से दूर होना चाहती है। और दूसरा ये भी प्रॉब्लम है ना कि अगर ये चीज गलत हाथों में चली गई, अगर ये अतिरेकी या आतंकवादी जो होते उनके हाथ में चली गई, तो क्या कर सकते हैं? इसलिए सभी देश मिलके आज ये जो सोर्स है इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो हाइड्रो पावर, जल विद्युत। दोस्तों, हाइड्रो पावर से कैसी ऊर्जा आती है? तो ये पानी जब ऊंचाई पर रहता है, एक जगह पर रहता है, तो उसमें एक स्थितिज ऊर्जा होती है। लेकिन ये पानी जब ऊंचाई से नीचे गिरता है, स्पीड से गिरता है, तब उसमें गतिज ऊर्जा आती है। और इस ऊर्जा के साथ अगर वो बहुत फास्ट उस ऊर्जा के साथ नीचे गिरा, और नीचे अगर टरबाइन हुआ तो टरबाइन को घुमाता है और बिजली तैयार करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में यानी और जहां भी नदियां हैं, तो आपको पता है कि नदियां वहां ऊपर से पहाड़ों से ऐसी आती है। तो इस नदियों के ऊपर बांध करके इस पानी को ऐसे गिराया जाता है फास्ट, और नीचे टरबाइन से इस बिजली का निर्माण होता है। और ऐसे कई सारे विद्युत प्रोजेक्ट हम लोगों ने, जल विद्युत प्रोजेक्ट भारत सरकार ने लगाए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए। यानी इस हाइड्रो पावर के प्रकार भी होते हैं, यानी बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स, मीडियम प्रोजेक्ट्स और छोटे से प्रोजेक्ट्स। हेड की बात करें तो लो हेड, मीडियम हेड और हाई हेड। लेकिन जल विद्युत की अगर हम लोग बात करें तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर लगाए हैं। और ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज की तारीख में, इस हाइड्रो पावर को हम लोग क्लीन एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि उसमें ये अक्षय ऊर्जा भी है, बार बार मिलती है। और यहाँ लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने भी क्या किया, भारत सरकार ने भी क्या किया, तो बड़े बड़े जलाशय बनाए, बहुत बड़े बड़े जलाशय बनाए, और वहां उसके ऊपर बांध बनाए, और उस बांध के ऊपर फिर बनाए ऐसे दरवाजे, छोटे छोटे दरवाजे। इस दरवाजे से जैसे आप पानी छोड़ते हो, वो तो नीचे बहुत फोर्सली पानी आता है, और नीचे वो टरबाइन घूमते हैं, और बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा की निर्मित होती है। लेकिन क्या यह हाइड्रो पावर सच्ची में क्लीन है? क्या यह हाइड्रो पावर एक्चुअली, जो हम लोग बोलते हैं कि इस पर्यावरण के साथ इको फ्रेंडली ऐसे है? तो नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब लगते हैं तो उसमें बहुत बड़ी जमीन जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। हजारों लोगों को उससे माइग्रेशन उनका होता है, निर्वासित हो जाते हैं वो लोग, और जो पर्यावरण व्यवस्था उस पूरे प्रोजेक्ट, उस पूरे इलाके में होती है, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। आज की तारीख में जहां जहां ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं, वहां लोगों ने बहुत बड़े प्रोटेस्ट किए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लेकर कई सारे कोर्ट में अर्जियां की है,
और ये कई सारे प्रोजेक्ट इसकी वजह से बंद है, या अभी या उनका काम शुरू नहीं हो रहा है, क्योंकि ये यही नहीं तो पूरी दुनिया की ये कंडीशन है कि जहां जहां ये प्रोजेक्ट लगे हैं, इनफैक्ट एक बहुत स्ट्रांग एविडेंस है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से भूकंप की निर्मित होती है। हमारे यहाँ भी कुछ भूकंप के जो सेंटर्स तैयार हुए हैं वो बहुत बड़े बड़े ऐसे जल विद्युत प्रकल्प के वजह से हुए हैं, ऐसा एक स्ट्रांग थ्योरी सामने है। और यहाँ तक कि इतने सारे सैकड़ों सालों के बाद भी कई सारे निर्वासित, उनका 100% अभी तक पूरी तरह से उनका पुनर्वसन हुआ नहीं। तो पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो क्या ट्रेंड है, तो पूरी दुनिया में यानी हमारे देश ने भी और काफी सारे सरकारों ने अभी ये पॉलिसी बनाई है कि हम ये बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे, तो हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करेंगे, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो पानी के ऊपर रहेंगे, जिसके लिए आपको अतिरिक्त जमीन नहीं चाहिए, जिसके लिए आपकी जो पर्यावरण है आजू बाजू का उसका आप ख्याल रखेंगे, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और किसी भी लोगों को किसी को भी वहां से विस्थापित होने की जरूरत नहीं। आगे जो सोच, अभी ये आपने देखा कि एक कन्वेंशनल पारंपरिक ऐसे ऊर्जा स्रोत है, अभी अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के हम लोग बढ़ते हैं। अभी पूरी दुनिया में पहले की अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के ऊपर हम लोग ज्यादा काम करें, ज्यादा से ज्यादा बिजली उससे बनाए। उसका एक तो कारण यह है कि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है कि अक्षय ऊर्जा स्रोत है, यानी इससे जो बिजली बनाएंगे वो हमेशा के लिए बनती रहेगी। ये ऐसा नहीं कि खनिज ईंधनों से हम लोग बना रहे हैं जो आज की तारीख में अभी है और वो कम 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 होते जाएंगे। तो एक तो ये कारण है कि अक्षय ऊर्जा या अपारंपरिक ऊर्जा जो है वो हमेशा के लिए आपको ऊर्जा देगा। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है कि सबसे जो गहरा संकट अभी हमारे सामने है वो है ग्लोबल वार्मिंग। यानी अगर आपके सामने खनिज ईंधन है भी तो भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इतनी बुरी तरह से हम लोग इस दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया अभी काम कर रही है इस रिन्यूएबल के ऊपर, इस अपारंपरिक के ऊपर, इस अक्षय ऊर्जा के स्रोत के ऊपर। और इसमें नंबर 1 जिसके ऊपर सभी लोग काम कर रहे हैं उसका नाम है सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। क्या है सौर ऊर्जा? तो दोस्तों आपने बचपन में ये किया होगा, बचपन में आप धूप में गए होंगे और आपने एक लेंस लिया होगा, और लेंस से वो पूरे जो धूप आती है उसको फोकस किया होगा, और वो फोकस करके नीचे अगर कागज भी आप रखते तो उस कागज जलता था। वैसे ही ये सूरज की रोशनी को फोकस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए एक पैनल का, एक सरफेस का निर्माण किया जाता है, जिसकी वजह से वही लेंस जैसे, जिसकी वजह से ये सूरज की रोशनी फोकस होके ज्यादा ऊर्जा तैयार होती है। और इस ऊर्जा के साथ बाद में वो सेमीकंडक्टर करके एक मेटल्स होते हैं, जिसकी वजह से इस ऊर्जा को जनरेटर्स में या हमारे ग्रिड के साथ उसको तैयार करके जोड़ा जाता है। इसी को कहते हैं सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। और ये हमारे देश में अगर आप देखोगे तो हमारा देश ट्रॉपिकल देश है, उष्ण कटिबंध में देश है, तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा सोलर पावर उपलब्ध है। तो ज्यादा से ज्यादा आज हम लोग काम कर रहे हैं इस सोलर के ऊपर कि कैसे हम लोग इसकी जो पोटेंशियल है हमारे देश में उससे ज्यादा बिजली बने। लगभग हर राज्यों में इस सोलर के प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं कि पेरिस एग्रीमेंट के बाद जैसे सभी देशों ने तय किया है कि हमें अभी अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में काम करना है और उससे ज्यादा बिजली बनाएंगे, वैसे हमने भी, हमारे सरकार ने, भारत सरकार ने उसके लिए एक रोड मैप तैयार किया है। भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हमें 175 गीगावाट इतनी बिजली की क्षमता तैयार करनी है नहीं। और इसमें अगर आप देखोगे तो 175 में से 100 गीगावाट इतनी जो ऊर्जा है वो सोलर से आ सकती है, सौर से आ सकती है, ऐसा लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। उसमें से अगर आप देखोगे तो 60 गीगावाट ये ऐसे बड़े बड़े ओपन प्रोजेक्ट से आ सकती है, और 40 गीगावाट जो प्रोजेक्ट्स है वो रूफटॉप, यानी आपके घर के ऊपर, आपके फैक्ट्री के ऊपर, शेड के ऊपर, यहाँ सभी जगह हम लोग ये सोलर लगा के वो बिजली का निर्माण कर सकते हैं। तो 175 में से 100 गए सौर ऊर्जा के लिए, और बचे हुए जो 75 है उसमें से 60 गीगावाट इतनी जो ऊर्जा है वो उसके लिए प्लानिंग ऐसी की है कि हम ये ऊर्जा पवन ऊर्जा से तैयार करेंगे। बचा हुआ जो 15 है उसमें से 10 गीगावाट वो हम बायोमास बेस्ड पावर से तैयार करेंगे, और 5 गीगावाट ये जो ऊर्जा है वो हम स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने देखे उससे तैयार करेंगे। तो दोस्तों ये ऐसे सोलर को लेके हमारा पूरा प्लान, रणनीति तैयार है, उसके ऊपर सरकार काम कर रही है, सभी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक वस्तुस्थिति है जो हमें देखनी है
कि इस सोलार को जो भी पैनल्स लगते हैं, जो सोलर पैनल हम लोग लगाते हैं इस प्रोजेक्ट्स में, 90% ये सोलर पैनल आज की तारीख में भी चाइना हमें सप्लाई करता है। ये सभी जो पैनल लगाते हैं, जो बिजली तैयार होती है, इसकी स्टोरेज के लिए जो बैटरियों का निर्माण होता है, लगभग सब कुछ, सभी बैटरी 100% बैटरी हम लोग बाहर से मंगाते हैं, ऑलमोस्ट 100%। और उस 100% में से ऑलमोस्ट 89-90% चाइना हमें देता है। तो ये आज की परिस्थिति है। नेक्स्ट जो है विंड एनर्जी, यानी पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा कैसे काम करती है? तो दोस्तों ये जो हवा एक दूसरे की तरफ, आपको पता है कि ज्यादा जहां हवा का दाब होता है वहां से लेके जो कम हवा का दाब रहता है, प्रेशर होता है, वहां से हवा हमेशा चलती रहती है। क्यों चलती रहती है? क्योंकि उसको पूरे इस धरती के ऊपर जो टेम्परेचर है वो हमेशा मेंटेन करती है। तो जब ये चलती रहती है तो उसमें जो ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा को हम लोग हार्नेस कर सकते हैं, ले सकते हैं। और वो कैसे लेते हैं? तो इतने बड़े बड़े पंखे हम लोग लगाते हैं, टरबाइन्स उनको बोलते हैं। इसकी वजह से जब ये हवा घूमती है तब ये टरबाइन के फैन चलते हैं, और ये कनेक्टेड होते हैं नीचे जनरेटर के साथ, ट्रांसफार्मर के साथ। और ये पूरी जो एनर्जी, जो ऊर्जा हम लोग तैयार होती है, वो पूरे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में, बिजली में इसको कन्वर्ट करते हैं। और ये बिजली फिर वो पूरे जो ग्रिड है उसके साथ चलती है। हमारे देश में इसका भी काफी अच्छा पोटेंशियल है। जैसा हमने देखा कि 60 गीगावाट इतनी ऊर्जा हम लोग तैयार कर सकते हैं। हमने ऐसे एक रोड मैप तैयार किया हुआ है, प्लानिंग तैयार की है कि हमें इतनी ऊर्जा तैयार करनी। तो हमारे देश में, हमारे राज्यों में कौन सी ऐसी जगह है जहां ये पवन ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं, इसकी भी प्लानिंग भारत सरकार ने की है। तीसरा है बायोमास बेस्ड पावर प्लांट। दोस्तों बायोमास बेस्ड पावर प्लांट यानी क्या? तो हमने देखा कि औष्णिक विद्युत केंद्र में वहां कोयला नहीं तो नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है, उसको जलाया जाता है, पानी को भाप तैयार की जाती है। बस वैसे ही, लेकिन कोयला नहीं तो कोयले के जगह पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग बायोमास। ये जो बायोमास हम लोग देखते हैं, उससे तैयार किए हुए ईंटें, उससे तैयार किए हुए ब्रिकेट्स और पैलेट्स, इसको हम कोयले के जगह पे जला सकते हैं और उससे ऊर्जा तैयार कर सकते हैं। इसी को कहते हैं बायोमास बेस्ड पावर प्लांट। और हमारे देश में, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारे देश में कुदरत ने इतना कुछ दिया है कि बहुत अच्छी खेती हमारे यहाँ हो सकती है, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे यहाँ आ सकते हैं, और इसीलिए बहुत ज्यादा बायोमास का पोटेंशियल आज हमारे देश में। इतना ही नहीं, आज की तारीख में भी जितना बायोमास आज सड़क जमीन के ऊपर है, उतना भी हम लोग अच्छी तरह से कलेक्ट करें तो भी एक बहुत बड़ी ऊर्जा निर्मित सिर्फ उससे हो सकती है। जो आज कचरा करके ऐसे ही जा रहा है, लेकिन उसको अच्छी तरह से अगर हम लोग ऑर्गेनाइज करें तो बायोमास बेस्ड पावर को हम लोग बहुत बढ़ा सकते हैं। और इसमें बहुत अहम भूमिका होने वाली है हमारे MCL विलेज प्रोजेक्ट्स। हर ग्राम पंचायत के ऊपर जो प्रोजेक्ट है उसका एक बहुत अहम ये काम रहेगा कि हमारे गांव में जितने भी रिसोर्सेस है, इंक्लूडिंग दिस बायोमास, इस सब को हम लोग इस बायोमास से ये पिलेट्स बनाए, ये ईंटें बनाई, ब्रिकेट्स बनाए और प्रोजेक्ट्स में डालें। यानी यहां तक कि आज के जो भी औष्णिक ऊर्जा केंद्र है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए, वहां कोयले की जगह पे हम लोग ये हमारे जो बायोमास उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे डेडिकेटेड प्लांट भी है जहां सिर्फ और सिर्फ इस बायोमास से बनी हुई जो ईंटें है, जो ब्रिकेट्स है, जो पेलेट्स है, उसका इस्तेमाल करते हैं और बिजली का निर्माण होता है। स्मॉल हाइड्रो प्लांट, जैसा मैंने कहा कि आज की तारीख में पूरा फोकस एक छोटे छोटे हाइड्रो प्लांट के ऊपर है, जल विद्युत प्रकल्प के ऊपर है कि कैसे हम लोग बिजली का निर्माण कर सकते हैं। और अपारंपरिक ऊर्जा में और एक नाम आता है जिसका नाम है वेस्ट टू पावर प्लांट। दोस्तों हमें पता है कि वेस्ट यानी कचरे की समस्या कितनी गंभीर है। हर छोटे छोटे शहर से लेके बड़े बड़े नगर निगम से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज कचरा। अब इस कचरे का व्यवस्थापन कैसे करें, इसलिए काफी सारे नगर निगमों ने, म्युनिसिपालिटी ने उन्होंने एक प्रोजेक्ट लगाया हुआ है जिसका नाम है वेस्ट टू पावर प्लांट। अब इसमें क्या करते हैं? तो इसमें ये जो सूखा कचरा है, जिसमें इस पेट्रोकेमिकल का जो कचरा है, जिसमें रबर, प्लास्टिक, ये सब कुछ है, ये सबको इसको कंप्रेस किया जाता है और इससे ईंटें बनाई जाती है। इस कचरे से ईंटें बनाई जाती है, पैलेट्स बनाए जाते हैं, और ये ईंटें फिर उस औष्णिक ऊर्जा केंद्र में जहां कोयला का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां ये डालते हैं और उससे ऊर्जा निर्माण होता है।
यानी ये जो पूरा कचरा आप आज शहर नगर निगम में देख रहे हो, उसको 100% जला के बिजली का निर्माण होता है। लेकिन दोस्तों, ये प्लांट अपने आप में बहुत ज्यादा पोल्यूशन करते हैं। ऐसे प्लांट हमारे देश में और बहुत जगह पे लगे हैं, नॉर्थ से लेके साउथ तक, बड़े बड़े नगर निगम, क्योंकि उनके सामने कोई भी सोल्यूशन नहीं है आज की तारीख। और ये प्लांट इतनी बड़ी मात्रा में पोल्यूशन कर रहे हैं, यानी आप अगर उसकी जगह पे कोयला डालते थे, कोयला से जितनी पोल्यूशन होती है ना, उससे कई गुना ज्यादा पोल्यूशन, और सिर्फ पोल्यूशन ही नहीं, भयानक कैंसर तैयार करने वाली गैस तैयार होती है इस कचरे की वजह से। कैंसर, कई सारे कैंसर के केसेस बढ़ते हैं सिर्फ ये जलाने की वजह से। हमारे यहाँ राष्ट्रीय हरित लवाद है, यानी इस पर्यावरण के लिए हरित एक कोर्ट है स्पेशली जो इसके ऊपर काम करती है। वो राष्ट्र के, वो सेंटर के लेवल पे भी है और हर राज्य में भी है। इस राष्ट्रीय हरित लवाद ने कितने सारे प्रोजेक्ट्स बंद किए, स्टेट ने भी बंद किए, सेंट्रल ने भी बंद किए, क्योंकि जहां जहां ये वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट है, वहां बहुत बड़ी मात्रा में ये पोल्यूशन भी हो रहा है, कैंसर भी फैल रहा है, और पूरा हवा की क्वालिटी बर्बाद हो रही है। दिल्ली में जिंदाल के, ओखला के कितने सारे प्लांट वो बंद है इसकी वजह से। तो दोस्तों देखते हैं, हमने देखा कि हमें इतनी पावर लगती है। अगर हम पूरे देश में बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा बिजली जिनको लगती है, उसमें से दूसरे स्थान पे ऊपर अपना देश है। सबसे ज्यादा बिजली में दूसरे क्रमांक पे हम लोग। तो दूसरी ज्यादा बिजली हमें लगती है, दूसरा सबसे ज्यादा बिजली निर्माण करने में भी दूसरे स्थान पे हम लोग हैं। और हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा बिजली लगती है इसमें इंडस्ट्री में। 42% बिजली की जो लागत है वो इंडस्ट्री के लिए है। एग्रीकल्चर जो खेती है उसमें लगभग 18% जो बिजली है वो हमारे खेती के लिए लगती है। घरेलू जो काम है उसके लिए 24% ऐसी बिजली लगती है। बाद में कमर्शियल 8%, रेलवे ट्रैक्शन 2%, और बाकी के 6% ऐसी हमें बिजली लगती है। और इतनी बिजली लगती है कि हम लोग दुनिया में दूसरे स्थान के ऊपर है। लेकिन अगर प्रति व्यक्ति हम देखेंगे कि कितनी बिजली लगती है प्रति व्यक्ति, तो आपको सुन के ताज्जुब होगा कि प्रति व्यक्ति बहुत कम बिजली का निर्माण, बहुत कम बिजली का उपयोग हम लोग करते हैं। यानी पूरी दुनिया का जो एवरेज है सभी देश लेके, जो पूरी दुनिया का एवरेज है वो लगभग 3000 से ज्यादा यूनिट का है प्रति व्यक्ति, और हमारे यहाँ 950 यूनिट प्रति व्यक्ति हम लोग इतना इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि जो चाइना जो नंबर 1 के ऊपर है, उसका भी प्रति व्यक्ति जो कंजम्पशन है वो 5000 यूनिट से ज्यादा है। तो हम लोग इतने पीछे हैं। अगर आप देखोगे तो हमारी एक्चुअल जो डिमांड है वो काफी ज्यादा हो सकती है। आज की तारीख पे हम लोग भले ही बोल रहे हैं कि हम लोग दूसरे स्थान के ऊपर है, लेकिन जो जरूरत है एजुकेशन, मेडिकल से लेके औद्योगिक, घरेलू और इस सभी चीजों से, वो बहुत ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, आज हमारे सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस ग्लोबल वार्मिंग का है, और ये संकट बहुत गहरा बनता जा रहा है। आज आप इंटरनेशनल न्यूज में देखोगे तो 10 में से 9 न्यूज सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसमें आती है। ये प्रॉब्लम सभी देशों ने 2015 में ही इसके ऊपर मोहर लगाई। 2016 में सभी देश, यानी हमारे यहाँ दुनिया में 193 देश, 193, उसमें से 189 देशों ने मिलके एक एग्रीमेंट साइन किया, एक करार साइन किया कि जहां उन्होंने सबने कसम खाई कि हम हमारे देश में से ये जो एमिशन है, ये जो पोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं, उसको कम करेंगे। और इसी को कहते हैं हम लोग पेरिस एग्रीमेंट। 2016 में ऑलमोस्ट सभी देशों ने, वो 4 देशों ने साइन नहीं किया जो बहुत छोटे देश हैं और जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था उस ऑयल एंड गैस के ऊपर, उनको छोड़ बाकी सभी देशों ने इस पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया है। और इस पेरिस एग्रीमेंट को लेके अगर सबसे नंबर 1 लीडिंग कॉज इस ग्लोबल वार्मिंग का कुछ है तो वो है इस बिजली का निर्माण करना। हमने देखा कि हमारे देश में भी 75% जो बिजली हम लोग इस औष्णिक ऊर्जा केंद्र से मंगाते हैं, बनती है, जहां सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है कोयले का और नेचुरल गैस का। वैसे ही दुनिया में भी 80% तक जो बिजली बनती है वो सिर्फ इस
फॉसिल फ्यूल की वजह से बन रही है। और इसलिए बहुत ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग आज हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है। और इस पेरिस एग्रीमेंट को लेके सभी देशों ने टारगेट भी रखे। ये जो पेरिस एग्रीमेंट साइन किया ना, वो एग्रीमेंट एक्चुअली साइन किया टारगेट के ऊपर कि हम अपने देश के लिए ये टारगेट रखते हैं और ऐसा काम करेंगे। भारत के सामने क्या टारगेट भारत ने लिया है? तो भारत ने ये टारगेट लिया है कि हम लोग 2030 तक जो भी ऊर्जा बनाएंगे उसमें से कम 40% जो ऊर्जा बनेगी वो नॉन फॉसाइल, यानी जो खनिज ईंधन नहीं, इनसे नहीं बनेगी। नंबर 1। नंबर 2, 2005 में हम लोग जितना पोल्यूशन करते थे, जितना ये ग्रीन हाउस गैसेस का निर्माण करते थे, जितना ये प्रदूषण करते थे, उससे 35% कम हम लोग 2030 में करेंगे। यानी हम लोग 2021 में, आज 2005 में जितना पोल्यूशन करते थे उससे 35% कम करना है। और इसीलिए गवर्नमेंट ने फिर ये पूरा रोड मैप बनाया है कि कैसे हम लोग इस बिजली निर्माण के लिए अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में काम करेंगे, जो हमने देखा। लेकिन दोस्तों, आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया के ऊपर एक ऊर्जा को लेके, इस बिजली को लेके एक बहुत गहरा संकट छाया हुआ है। और ये संकट सिर्फ भारत के ऊपर नहीं है, ये संकट अमेरिका के ऊपर है, ये संकट ब्राजील के ऊपर है, ये संकट यूरोप में है, ये संकट चाइना में है, ये संकट रशिया में है। आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो बिजली बन ही नहीं रही। सभी देश, यानी इंग्लैंड में अगर आप देखोगे, इंग्लैंड में तो वहां मिलिट्री आज वो पेट्रोल डीजल को लोगों को सप्लाई कर रही है। चाइना में अगर आप देखोगे तो कई सारे यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद है आज की तारीख में, क्योंकि वहां बिजली नहीं है। और चाइना बिजली डिस्ट्रीब्यूशन अभी और रोटेशन में कर रहे हैं। और वह ब्राजील में और बाकी के यूरोपियन देश में भी ऐसा हाल है। और ऐसा अंदेशा है कि ये जो संकट है वो बढ़ने वाला है। तो क्यों अचानक से पूरी दुनिया कैसे इस बिजली के संकट का शिकार बन गई है? तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 कारण यह है कि पिछले 1.5 से 2 साल में हमारी जो ऊर्जा की जो डिमांड है वो बहुत कम हो गई। क्योंकि एक तो ये उद्योग धंधे, ये जो फैक्ट्रीज, ये सब कुछ था वो बंद था, ये ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये पूरा बंद था, ठप था। तो जितनी ऊर्जा चाहिए थी उससे बहुत कम ऊर्जा में ये पूरे 1.5-2 साल हम लोगों ने निकाले। तो सभी जो ये जो ऊर्जा केंद्र है, उन्होंने भी, उनको जो रॉ मटेरियल लगता था उसका भी उन्होंने जो स्टोरेज है वो कम किया कि इतनी तो ऊर्जा लगती नहीं है तो क्यों रखना। और अचानक से ये पूरा अभी कुछ दिनों से ये कोरोना जैसे ही कंट्रोल में आया है, वैसे अपने आप फिर से सभी कामों की शुरुआत हुई है, इंडस्ट्री शुरुआत हो गई है, फैक्ट्रियां शुरुआत हुई, लोग काम को जा रहे हैं और डिमांड नॉर्मल हुई है, नॉर्मल। लेकिन उस नॉर्मल डिमांड को भी कोप अप करने के लिए हमारे पास वो रॉ मटेरियल, हमारे पास है, किसी के पास भी वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। और इसलिए अचानक से ये ऊर्जा संकट बढ़ गया है। दूसरा लेकिन कारण ये है कि पूरी दुनिया, देखो हमने देखा कि पेरिस एग्रीमेंट हुआ। पेरिस एग्रीमेंट में दुनिया के सभी देश आ गए इकट्ठा और उन्होंने फिर बोला कि नहीं, हमें धरती माता को बचाना है, ये सब करना है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, सब कुछ करना है। लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया और सब भूल गए। 2016 के बाद अगर आप देखोगे तो सब जैसे था पहले वैसे ही चल रहा था। ऑयल एंड गैस में उतनी इन्वेस्टमेंट हो रही थी, सब ऑयल एंड गैस का वैसे ही काम कर रहे थे, कोई देख नहीं रहता। जब जिस दिन कोरोना आया, कोरोना ने एक बहुत बड़ा तमाचा इस पूरे संसार के ऊपर लगाया। कोरोना ने हम लोगों को बताया कि आप ये पूरे पर्यावरण की जो व्यवस्था है उसको ग्रांटेड नहीं ले सकते। ये जो हम सब कुछ है, ये जो पर्यावरण है जिसका भी विनाश आप लोग कर रहे हैं, उसको ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो हमारा एक सूक्ष्म जीव आपकी पूरी दुनिया बंद कर सकता है। कोरोना ने, यानी इतने सालों से हम एमसीएल, मैं और हमारे साथी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लोगों को बताते थे, कोई नहीं ज्यादा सुनता था। कोरोना ने सबको इस तरह से सेंसिटिव किया कि पिछले 1.5-2 साल में हर देश ये सोचने लगा कि कैसे अभी हम लोग इस ग्लोबल वार्मिंग से छुटकारा पाए, कैसे हम लोग अपने जो जिस फॉसिल फ्यूल की हम लोग बात कर रहे हैं उसका कम से कम उपयोग करें, अपारंपरिक क्षेत्र के ऊपर जाए। तो ये पिछले 1.5-2 साल में पूरे देश, पूरी दुनिया के सभी देश ऑलमोस्ट इस ग्लोबल ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर काम कर रहे थे और ये फॉसिल को ऑलमोस्ट भूल चुके थे। लेकिन जिस तरह से अचानक
ये सब चीजें हुई, यानी जिस तरह से अचानक एक कोरोना कंट्रोल में आया और डिमांड बढ़े, तो एक्चुअली क्या करें, यानी कैसा होना चाहिए था कि अगर हम लोग सोच रहे हैं कि हमें 100% अभी रिन्यूएबल में काम करना है, सभी देश सोच रहे हैं, बहुत सीरियसली सोच रहे हैं, बहुत सीरियसली लोग इसका इसका यूटिलाइज, उसका उपयोग कम कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, रशिया हो, चाइना हो, सबको। तो सब लोग देख रहे थे कि हमें अभी कम करना है, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस में, उसके ऊपर पूरे देश, सभी लोग देश जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली जब डिमांड नॉर्मल हो जाएगी, तब क्या हमारे पास इतने सोर्स है, क्या हम एक्चुअली इतनी बिजली तैयार कर सकते हैं? इसके लिए कोई देश तैयार नहीं था। सिर्फ पॉलिसी बनाए कि हाँ हमें करना है, लेकिन करें क्या, कैसे करें? क्योंकि जिस तरह से अभी एमसीएल जिस स्केल के ऊपर काम कर रहे हैं, वैसे कोई काम नहीं कर रहा बाकी की जगह। सभी जगह रिन्यूएबल एनर्जी का जो सोर्स है वो सिर्फ थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है, वो जो भी पूरी जो एनर्जी बनती है उसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे ही काम कर रहे हैं। जिस स्केल पे हम लोग काम कर रहे हैं एमसीएल, उस स्केल पे नहीं कर रहे लोग। इसलिए वो जो प्रिपरेशन थी कि किस तरह से हम लोग जो डिमांड है उसको करें, उसके लिए सब कम पड़ गए। और इसी की वजह से अगर आप देख सकते हैं तो कोयले की आप सोच नहीं सकते इतनी मार्केट वैल्यू हो गई। 1 टन कोयला अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $240, 18,000 रुपए टन, यानी सोच नहीं सकते ये वैल्यू आई है, 18,000 रुपए टन। ऑयल, क्रूड ऑयल अभी $80 के नीचे नहीं आ रहा है, कल $83 पर बैरल ऐसे उसका था। यानी कितने भी ये बोले, क्योंकि आज की तारीख में बिजली बनाने तो यही लगने वाला है। नेचुरल गैस अगर आप देखोगे तो नेचुरल गैस 400%, 4 गुना बढ़ा है अभी कुछ दिनों में, 4 गुना जैसे डिमांड हो रही है। तो लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है, अगर बिजली तो कंपलसरी है और ऑप्शन ही नहीं है, करे क्या? एक तरफ तो आपको दुनिया को बचाना है, इसलिए फसल का उपयोग नहीं करना है, और दूसरी तरफ लोगों को आम जिंदगी जीने के लिए तो चाहिए बिजली। तो करे क्या? ये संकट आज सबके सामने, और सॉल्यूशन बस है कि एमसीएल के बिजनेस मॉडल। दोस्तों, हम जिस गैस की बात कर रहे हैं, जो बायोगैस हम लोग बना रहे हैं, जो मीथेन हम लोग बना रहे हैं, उससे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बिजली के प्रोजेक्ट से हम लोग लगा सकते हैं। ऑलरेडी डेडिकेटेड नेचुरल गैस के ऊपर जो वो कई सारे प्रोजेक्ट्स है पूरी दुनिया में। हमारे देश में भी नेचुरल गैस के ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, ये एनटीपीसी का, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का, सिर्फ गैस, नेचुरल गैस के ऊपर है ये प्लांट, पावर प्लांट जो नॉर्थ ईस्ट में। ऐसे कई बड़े बड़े प्लांट हम लोग लगा सकते हैं और बिजली अपने राष्ट्र के लिए निर्माण कर सकते हैं। 1 किलो जो सीएनजी है ना, उसको अगर हम लोग जनरेटर में डाले तो उससे 3 यूनिट बना सकते हैं। तो कई सारे ऐसे इलाके जहां अभी बिजली की जरूरत है, नहीं हो रहा है, वहां हम लोग एक गैस तैयार करके वहां इस जनरेटर के जरिए हम लोग इस बिजली को निर्माण कर सकते हैं। कोल, अभी जिस कोयले का इतना बड़ा संकट हमारे देश में है, और जैसा मैंने कहा उसका कारण ये कि तैयार नहीं थे कि ऐसी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन इस कोयले को जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको 100% हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं हमारे बायोमास के ब्रिक के साथ। ये जो एमवीपी के प्रोजेक्ट हम लोग लगा रहे हैं, जो भी बायोमास आज अवेलेबल है, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, ये बायोमास के लिए हम लोग खेती कर सकते हैं ना, किसानों को 1 रुपए किलो से भी अगर बहुत अच्छा बायोमास का हम लोग निर्माण कर सकते हैं, और ये सभी बायोमास कंप्रेस करके पानी निकाल के उसकी ईंटें बना सकती है हम लोग, और वो कोयले की जगह पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के जो भी जो औष्णिक केंद्र है उसको 100% हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, कोयले को 100% रिप्लेस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमने हमेशा एक लक्ष्य रखा था, क्या लक्ष्य था? कि हमें हमारे देश को इस ऑयल एंड गैस में स्वयं पूर्ण करना, फ्यूल को ईंधन में स्वयं पूर्ण करना। इसलिए हमारा लक्ष्य क्या था कि हमें हर तहसील में कम से कम 100 टन पर डे आउटपुट की फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, तब जाके वो हम अपने देश को इस ऑयल एंड गैस में स्वयं पूर्ण करेंगे। तो क्या आपको पता है कि अगर हमें बिजली में भी स्वयं पूर्ण करना है और 100% हम लोग तैयार करेंगे बिजली, अगर ये लक्ष्य हमने रखा, तो हमें हर तहसील में 300 टन की फैक्ट्री लगानी होगी। यानी 300 टन इस इलेक्ट्रिसिटी के लिए जितनी चाहिए बिजली वो पर्याप्त, और 100 टन हमारी ऊर्जा के लिए, इस ऑयल एंड गैस के लिए 400 टन की फैक्ट्री लगानी चाहिए हमें। और उसका उतना पोटेंशियल आज हमारे देश में है ना। हम देखते हैं कि अगर 100 टन की फैक्ट्री हमें लगानी है तो 1500 से लेकर 1800 हेक्टर इतनी जमीन हमें चाहिए नेपियर ग्रास के लिए।
अगर हर तहसील में 1500 से लेकर 1800 हेक्टर इतना नेपियर घास का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमने किया, किसानों ने लगाया, तो हम 100 टन की फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो ऐसा समझे कि 400 टन की फैक्ट्री लगाने के लिए लगभग एक 6000 हेक्टर इतनी जमीन हर तहसील में चाहिए। तो 6000 हेक्टर अगर आप कैलकुलेट करें 5500 तहसील में, तो आज पूरी जितनी जमीन आज हमारे पास है भारत के पास, उसकी 10% जमीन, या जितनी खेती की जमीन आज की तारीख में खेती के अंदर है, उसकी लगभग मैक्सिमम 20% जमीन, इतनी अगर हम लोग इसके अंदर उसकी खेती करें, तो हम अपने देश को इस ऑयल एंड गैस में, इस बिजली में स्वयं पूर्ण कर सकते हैं। और हमारा मकसद भी यही है। दोस्तों देखो, आज हमारे सामने भी एक बहुत बड़ा राक्षस है, एक ऐसा रावण जिसके कई चेहरे हैं। आज हमारे सामने किसानों की आय कम है, उनकी आय बढ़ानी है। हमारे कितने सारे ऐसे लाखों नौजवान हैं जिनको आज नौकरियां नहीं है। कई सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी जिनकी आय, जिनकी इनकम बहुत कम हो चुकी है। और इस सब के ऊपर एक जगह पे वो नेचुरल गैस चार गुना बढ़ गया है, कोयला इतना बढ़ गया, ये सब हम लोग तैयार कर सकते हैं और पूरी दुनिया को दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सभी मिलके अब ऐसा काम करते हैं और इस राक्षस को, ये सभी इसके चेहरे को, सभी प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए मिटाते हैं। आप सभी को फिर से एक बार दशहरा की, विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you,